बी टाउन और विलेजेस जो इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ के जॉब्स भी अभी भी मैकेनिकल है, यानी कि हार्ड वर्किंग है, तो उनको एआई कैसे मदद कर सकता है या वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगे? छोटे छोटे इसमें जो एजुकेशन है वहाँ पे बहुत समस्या ये है कि टीचर अवेलेबल ज्यादा, टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम। अब टीचर का भी दो रोल है, एक है कि एज ए मोटिवेटर, गाइड एंड मेंटर एंड ऑल दैट, लेकिन बाकी का जो चीज है कि उसको चीजें समझाना जो वो समझे, तो एआई एक बहुत अच्छा टीचर है। इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियस। सो आपका क्या कमेंट है इस पे? मैं एआई में काम कर रहा हूँ 8-9 साल से, जहां तक कि मैंने देखा है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो। तो आपका जॉब्स के बारे में क्या बोलना है कि एआई जॉब्स लेके जाएंगे? जॉब के बारे में सोचना जरूरी है। जो आज चैट जीपीटी दे रहा है उससे ही डर लग रहा है ना। एआई के बारे में ज्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि एआई कॉग्निटिव भी काम कर रहा है। तो अब तक ज्यादा लोग सोचते ही थे कि हाँ, जो लोग थोड़ा सा मैनुअल काम करते हैं उनके जॉब चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ, मैं मेरे बारे में बताऊँ और एक पोएम लिखने बोलूँ और वो पोएम लिख दे, विच इज एन बहुत ही डरावनी चीज लगती है हमें। वो डरावनी चीज इसलिए लगती है कि वो थोड़ा सा मैजिकल है, ये समझ में नहीं आता है कि इसने कैसे किया, इसलिए वो डरावनी लग रही है। एआई को एग्जैक्टली कौन से जॉब्स रहेंगे या कैसे फ्यूचरिस्टिक जॉब्स आएंगे एआई के वजह से, और एक्चुअली लोगों ने क्या सीखना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे अवेलेबल है, यूट्यूब इटसेल्फ इज अ बिग, कितना सारा उस पे ट्रेजर हाउस है हर चीज का, प्रैक्टिकली करने के लिए सब, एवरीथिंग इज ओपन सोर्स एंड फ्री। चैट जीपीटी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं चलाने में, आपको तो फ्री है, बराबर है, तो उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? चैट जीपीटी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। आर्टिस्ट, राइटर्स, इवन इंटीरियर डिजाइनर्स, इन सब के भी जॉब खतरे में है ये से? हाँ या ना? इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियस। सो आपका क्या कमेंट है इस पे? देखिए, एलॉन मस्क बहुत बड़े फ्यूचरिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, स्पेसशिप्स, तो वो तो फ्यूचर के बारे में जानते ही हैं, और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ऐसे बोला है। लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर मैं एआई में काम कर रहा हूँ 8-9 साल से, जहाँ तक कि मैंने देखा है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एआई, ये जो टर्म कॉइन हुआ है, इसका सही मतलब क्या है? गुड क्वेश्चन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले तो ये वर्ड पे ही काफ़ी ऑब्जेक्शन थे उसी टाइम जब ये कॉइन हुआ था। ओके 1956 में एक डार्ट माउथ करके कॉलेज है अमेरिका में। ओके तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये नाम डिसाइड किया गया। करेक्ट। 60 साल 70 साल हो गए बराबर। तो तभी ये इसको थोड़ा ऑब्जेक्शन था कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोलना चाहिए। ओके क्योंकि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस ये दोनों शब्दों का मतलब ठीक से किसी को पता नहीं है। वैसे तो हम लोग को फिर कार को आर्टिफिशियल हॉर्स बोलना चाहिए। बराबर है, करेक्ट है। तो इसको मशीन इंटेलिजेंस ऐसा सब ये दिया गया था। करेक्ट। तो देखिए, इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस तो हर चीज़ में है, करेक्ट, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं है। कि कोई वर्म भी होगा तो उसको भी उतनी इंटेलिजेंस होती है कि जिससे वो ठीक से नेविगेट करता है और अपना फूड भी ये करता है। बराबर है, लेकिन वो चीज़ जिंदा होनी चाहिए ना इंटेलिजेंट होने के लिए। आप वर्म बोल रहे हो, बर्ड्स बोल रहे हो, डॉग्स बोल रहे हो या ह्यूमन बींग्स बोल रहे हो, इंटेलिजेंस उसी में आता है जो जिंदा है। जी, अब यही मैं बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आप किस चीज़ को इंटेलिजेंस मानते हैं, इसके ऊपर सब मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के 2 प्रकार हैं। ओके जैसे कोई मशीन है, बराबर है, ओके, तो क्या मशीन को आप इंटेलिजेंट मानते हो? क्यों नहीं मानते? ज़्यादा करके क्यों नहीं मानते? क्योंकि मशीन जो भी करता है वो उसको ऑलरेडी उसमें डाला गया है, मतलब कंप्यूटेड है। हाँ, कंप्यूटेड है, एग्जैक्टली, वो कंप्यूटेड है, बराबर। ओके, तो आपको पता है कि ये रूल फॉलो करके वो जो करना है वो करेगा। Correct. तो इसके लिए हम लोग उसको इंटेलिजेंट नहीं मानते। इंटेलिजेंट आप किसी चीज़ को तभी मानते हैं जब आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा, करेक्ट, और वो जवाब अगर प्री रिकॉर्डेड होगा वही वो बजाएगा तो वो टेप रिकॉर्डर है। करेक्ट, जैसे बॉट्स का आजकल जवाब आता है हमें। लेकिन मैंने आपको पूछा और आपने ऐसा जवाब दिया कि जो मुझे पहले से नहीं पता हो सकता। करेक्ट, तो फिर मैं आपको इंटेलिजेंट मानूंगा, या फिर आप ह्यूमन बीइंग हैं या नहीं है। तो इसलिए लोग चैट जीपीटी को इंटेलिजेंट मानते हैं, क्योंकि आपने चैट जीपीटी को अगर कुछ पूछा, करेक्ट, तो आप नहीं बता सकते कि वो क्या जवाब देगा, और अगर फिर से पूछा तो हो सकता है कि वो दूसरा जवाब दे, मतलब दूसरे शब्दों में दे। करेक्ट। तो अब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमको ऐसी करनी चाहिए। करेक्ट। जिंदा होने से मतलब नहीं रखना चाहिए। मशीन भी इंटेलिजेंट हो सकता है अगर उसके रिस्पॉन्सेस हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे
और वो ऐसी चीज़ें कर पाएगा कि जो कंप्यूटेड, आपने जो बोला कंप्यूटर मतलब जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, ABC करके आपको प्रोग्राम्ड है जी। अगर प्री प्रोग्राम नहीं है और फिर भी वो कुछ अचीव कर रहा है तो उसको इंटेलिजेंट मानना चाहिए। करेक्ट। अभी आपने चैट जीपीटी का जिक्र किया। मैंने एक साल या 1.25 साल पहले ही चैट जीपीटी यूज़ करना चालू किया, तो आई वॉज ब्लोन विद द आंसर्स जो एक चैटबॉट दे सकता है, जो भी चैट जीपीटी पैकेज दे सकता है। इस चैट जीपीटी का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, इस चैट जीपीटी क्या है? तो जनरेटिव, प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफॉर्मर, ऐसे 3 वर्ड्स है उसमें। ओके। और एक वर्ड है चैट। ओके। तो इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं, एकदम हम लोग सिंपल तरीके से देखते हैं कि ये क्या है। पहले ये शब्द आता है ट्रांसफॉर्मर। ओके। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर वो मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है। बराबर है। ये एक कंप्यूटर में एक ये सॉफ्टवेयर वाली एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मॉडल। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको अपने ब्रेन की तरफ देखना चाहिए। बराबर। तो जब साइंटिस्ट ने इनका डिज़ाइन शुरू किया तो उन्होंने अपने ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन को एमुलेट किया। तो सबको पता है कि ब्रेन कैसे काम करता है। बराबर है। ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक जिसमें मैसेजेस आते हैं, एक इससे मैसेजेस जाते हैं। तो एक न्यूरॉन कई सारे अगले न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, और इससे एक नेटवर्क बनती है न्यूरॉन्स की। अपना हमारा जो ब्रेन है उसमें 80 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है। और इसके एक दूसरे से 1 ट्रिलियन से ज़्यादा, 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन, मतलब 1 बिलियन अगर 100 करोड़ है तो 1 ट्रिलियन हो गया, 1 लाख करोड़, इतने उनमें कनेक्शंस है। ओके। तो ये सब से मैसेजेस जाके हमारी सारी चीज़ें चलती है। बराबर है। इसी को कॉपी करके ये बनाया गया न्यूरल नेटवर्क। इसी को कॉपी किया। ओके। कनेक्शंस ही होते हैं उसमें। ओके। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है जीपीटी वाला, इसमें 175 बिलियन कनेक्शंस है। ओके। 175 बिलियन मतलब 100 करोड़ कनेक्शंस इसमें है। तो भी अब ह्यूमन ब्रेन से कमी है इतना होके, लेकिन ये कनेक्शंस इतने ज़्यादा होने के कारण वो इतना सीख सकता है जिससे वो हमको वो इतना और ये जो कनेक्शंस है वो सारे इंटरनेट में अलग अलग सर्वर्स से कनेक्ट किया हुआ है इन्हें। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि इसको जो एनर्जी है ना बहुत लगती है। बराबर। तो ये जो मॉडल्स हैं जीपीटी जैसे और भी कई सारे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको इलेक्ट्रिसिटी पावर लगती है, या सर्वर कैपेसिटी। तो सर्वर कैपेसिटी जो है ना वो पावर से कनेक्टेड होती है। बराबर। तो जैसे एक सर्वर है, वो अगर बहुत बड़ा आप बनाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पावर, तो एक इसके ऊपर आप नहीं बना पाओगे। तो फिर क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सर्वर्स बनाते हैं, कई सारे सर्वर, फिर वो साथ में काम करते हैं। ओके। तो अभी इस पे आते हैं कि चैट जीपीटी कौन सा वर्जन फ्री है, और उसके बाद में जो वर्जन्स वो बना रहे हैं वो थोड़ा सा ही अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में आता है AutoCAD 14 से 15 में हल्का सा अपग्रेड था, तो इतना ही है कि वो ड्रास्टिक अपग्रेड है। ड्रास्टिक मैं आपको बोलता हूँ कैसे। तो जीपीटी के टोटल अब तक 5 वर्जन बने हैं। ओके। जीपीटी 1 पहले था। ओके। ठीक है, वो 2018 में आया था। ओके। काफ़ी पहले से चल रहा है। बराबर है। तो वो किसी को नहीं पता है क्योंकि वो इतना कुछ पावर नहीं थी उसमें। बराबर। फिर जीपीटी 2 आया जो उससे पावरफुल था। ओके। लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि कोई भी उसे यूज़ करे। ओके। जीपीटी 3 बहुत पावरफुल था, लेकिन जीपीटी 3 में चैट नहीं था। ओके। तो जीपीटी 3 सिर्फ इंजीनियर्स ही यूज़ कर सकते थे। ओके। तो जीपीटी 3 आया 2020 में। ओके। फिर ये हुआ कि 2020 से 22 तक उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई कि जिससे वो चैट वाला मॉडल बन गया, मतलब चैटबॉट बन गया, आपसे इंटरैक्ट कर सकता है। तो वो एक चैटबॉट क्या क्या कर सकता है? एक तो वो समझता है कि आप क्या बोल रहे हो। बराबर है। एक दूसरा, वो आपका पहले वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछा है उसको भी कंटेक्स्ट जिसको बोलते हैं। बराबर है। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हर बार पूरी बात नहीं बोलते, सेम नहीं बोलते। तो हाँ बोलते कि वो बोलते, तो वो मतलब आप समझ जाते किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसको कंटेक्स्ट बोलते हैं। तो ये कंटेक्स्ट रख पाता है। बराबर। और वो अपना टोन चेंज कर सकता है।
ओके कि जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप उसको कोई लीगल चीज़ बोल रहे हो, बराबर, खैर वो भी छोड़िए, नॉर्मल आप चैट जीपीटी पे ट्राई करके देखिए, Okay. आपको बोले कि एक्सप्लेन टू मी ओके द प्ले हैमलेट बाय शेक्सपियर, ओके ओके, एज यू विल एक्सप्लेन टू अ 5-year-old। ऐसा आप बोलेंगे ना, हाँ तो वो आपको एकदम पैर से समझाएगा। ओके ओके, और आप अगर बोलोगे कि एक्सप्लेन हैमलेट, ओके आई एम अ लिटरेचर ग्रेजुएट, Okay. फिर उसका पूरा चेंज हो जाएगा। ओके तो ये सब ये कर सकता है। तो ये जो चैट पार्ट है चैट जीपीटी का, हम लोग ने पहले देखा कि ट्रांसफॉर्मर, हाँ वो ये ब्रेन वाला मॉडल, करेक्ट, फिर प्री ट्रेन्ड, बराबर मतलब ये जो ब्रेन है उसको पहले से ही ट्रेन किया है सब चीज के लिए। बराबर, तो उन्होंने पता है कितना ट्रेन किया है, 300 बिलियन वर्ड्स, ओके 300 into 100 करोड़, ओके इतने वर्ड्स के साथ उसको ट्रेन किया है। तो प्री ट्रेन्ड वाला पार्ट ये आ गया, पी वाला। ओके फिर फर्स्ट जो लेटर है जी, ओके उसका मतलब है जनरेटिव। ओके ओके, जनरेटिव क्या है कि वो जो ये लैंग्वेज है उसको जनरेट कर सकता है। ओके पहले वाला जो एआई था वो कैसे था कि बहुत सारा डेटा आपसे ले लेगा, ओके जैसे कि नंबर्स या टेक्स्ट, और आपको एक ही चीज़ बोलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दोस्त हैं जो एक ट्रिप पे जाते हैं, ओके और वहाँ उनके हाथों से एक का कत्ल हो जाता है। ओके 1 साल के बाद उनके साथ काफ़ी डरावनी चीज़ें होती हैं। ओके ओके, तो ये बताइए कि ये मूवी का जॉनर क्या है। अब ये मूवी तो आप जानते हैं, हाँ हाँ है ना, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट लास्ट समर। तो बताइए कि मूवी का जॉनर क्या है। हॉरर है, हॉरर। तो ये जो मॉडल है ना, ये पूरी सब आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा और सिर्फ हॉरर करके आपको जवाब दे देगा। ये सारे पहले मॉडल्स थे। ओके अब ये मॉडल है कि आप उसको ऐसा बोलोगे, टेल मी अ हॉरर स्टोरी, बराबर है, और फिर वो कुछ बोलेगा। वो कितनी अच्छी होगी बुरी होगी वो अलग बात है, लेकिन कुछ बोलेगा। टेल मी अ जोक। सी देखिए, आपने उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आपने सिर्फ बोला कि टेल मी अ जोक, और वो आपके लिए एक जोक जनरेट कर रहा है। बराबर है, ये वो जनरेटिव वाला पार्ट है। तो जनरेटिव, प्री ट्रेन्ड, ओके ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया जीपीटी। ओके और चैट का तो हम लोग ने देख लिया पहले ही, हाँ। कि क्यों चैट बोलते हैं उसको। इसके पहले के जीपीटी चैट नहीं थे, ओके तो ये अब चैट हो गया। तो चैट जीपीटी। ओके अभी जब ये नया आया था चैट जीपीटी, तब मैंने चैट जीपीटी को एक टास्क दिया था टू जस्ट एक्सप्लोर कि कितना कैपेबिलिटी है। कि आई टोल्ड हिम टू मेक ए स्टोरी टेकिंग से गणेश भगवान जी, से सचिन तेंदुलकर, some Avenger का आयरन मैन एंड माई सेल्फ, इंटरेस्टिंग। एंड आई टोल्ड हिम टू जनरेट ए स्टोरी जिसमें मैं जीतता हूँ एंड आई मेड आयरन मैन एंड विलन। उसने स्टोरी दे दी थी। जी। मैंने 4-6 दिन बाद मेरे बेटे को जब दिखाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि उसने आंसर अलग दिया। उसने कहा कि मैं गणेश भगवान जी को मैं कहानी में ले नहीं सकता बिकॉज इट्स एन आइडियल। उसी तरीके से मैंने किसी एक नेता का तब नाम लिया था, से किसी सो ही टोल्ड कि ही इज़ एन पॉलिटिशियन एंड ही इज़ नो मोर, सो आई कैन नॉट जनरेट ए स्टोरी ऑन हिम। सो इस तरीके से भी जवाब दिया उन्होंने। सो ये कैसे हुआ कि विद इन 7 days उसने अलग जवाब दिया? तो ये हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि इनके इंटरनल रिलीजेस काफ़ी आते रहते हैं। ओके ठीक, तो अब एक चीज़ ऐसी होती है कि जब ऐसे मॉडल्स या कोई भी चीज़ पब्लिकली अवेलेबल होती है, सो उसके साथ खिलवाड़ करने वाले भी काफ़ी लोग, बराबर है। तो उसको वो ज़बरदस्ती ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ रॉन्ग बोले, बराबर, फिर वो सोशल मीडिया पे डाले करेक्ट। कि ऐसा ऐसा है। हाँ, हाँ। तो ये एक चीज़ होती रहती है, आपने भी पढ़ा होगा। हाँ, इसको हाँ। बोलते हैं जेल ब्रेक। ओके इस चीज़ को जेल ब्रेक बोलते हैं ओके। कि जो मॉडल्स को नहीं करना चाहिए था, बराबर, लेकिन फिर भी उससे करवाया। बराबर, ओके, तो जब ये होता है तो वो मॉडल के जो बनाने वाले, जैसे ओपन एआई इन दिस केस और Correct. गूगल, उनकी काफ़ी निगेटिव पब्लिसिटी, बराबर है। तो इसलिए ये बहुत चौकन्ने होते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ तो वो ये अपडेट उसमें करते हैं कि ऐसा वो इसके बाद नहीं करने चाहिए। इस चीज़ को गार्ड रेल बोलते हैं। ओके तो जैसे हमने देखा जेल ब्रेक, बराबर है। मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश करना कि वो किसी के बारे में Correct. खराब बोले या कुछ, बराबर, बराबर। you know, ऐसा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने कभी सुना होगा कि इनिशियल स्टेजेस था ये जीपीटी का, जब उनको पूछा कि एक्सप्लेन टू मी द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ग्लास, ओके तो उसने जवाब भी दिया बड़े अच्छे से ओके कि ईटिंग ग्लास से क्या कैसा हो सकता है। फिर उसने नीचे लिखा भी कि आप वो ये किसी का सलाह लेके बराबर है। डू विद Disclaimer दिया। एडवाइस, बट आज ये नहीं होगा।
आज अगर आप सेम चीज़ करने की ट्राई करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उससे वो सीख गए हैं और उन्होंने गार्ड रेल्स उसमें फिर ऐड किए हैं। ओके, तो ये होता रहता है। चैट जीपीटी के जो फाउंडर है ओपन एआई के, उनको खुद उनकी कंपनी से निकाला गया सैम अल्टर को ना। जी। तो वो क्या रीज़न है कि उनको निकाल दिया गया वहाँ से? अब एग्जैक्ट रीज़न तो शायद किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के इंटरनल की बात है। करेक्ट है। लेकिन देखिए, कोई भी एआई कंपनी जो है बड़ी वाली, उसमें कुछ डिबेट्स चलते हैं अंदर। वो डिबेट्स क्या होंगे? एक डिबेट ये होगा कि ये जो हम लोग नई इन्वेंशन अभी करने वाले हैं, क्या ये हमको करनी चाहिए? ओके। क्योंकि अगर वो करेंगे तो कुछ उससे किसी को शायद रिस्क हो सकती है, या कुछ गलत हो सकता है। क्या ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये एक डिबेट हो सकती है किसी भी कंपनी में। दूसरी डिबेट हो सकती है कि ये हम लोग फीचर बना तो दिया है हमने, लेकिन क्या इसको अब रिलीज करना चाहिए बिफोर एडिक्वेट टेस्टिंग? जैसे कि आप गूगल का एग्जांपल लीजिए। गूगल ने कुछ मॉडल्स ऐसे बनाए थे। उनका उसको उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया कि हम लोग ने ये ऐसा मॉडल बनाया, लेकिन उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि 2 साल तक वो मॉडल एक्चुअली अवेलेबल नहीं हुआ। जैसे एक गुड एग्जांपल है जेमिनी। अभी जो जेमिनी है, कई टाइम तक वो मॉडल अवेलेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता हो सकता है, लेकिन हमारा गेस ये है कि वो तब तक वो उसमें देख रहे थे कि कुछ उसमें से क्या गलत होगा, क्या खतरा होगा। तो ये एक डिबेट होगी कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए कि और रुकना चाहिए। तो अब देखिए, साइंटिस्ट लोग हैं, वो जितने इंटेलिजेंट है उनका दिमाग भी उतना ही तेज है। तो उनमें जब ये इस टाइप के डिबेट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, तो एक डायनामिक्स होती है इस टाइप की कंपनी में। अब ये जो सारी कंपनीज है, हाईली फंडेड कंपनीज है। ओपन एआई को वो बनने के पहले ही $1 बिलियन का फंडिंग प्रॉमिस था जिस दिन पे वो बना। उसमें एलॉन मस्क भी थे। जबकि आपको हिस्ट्री पता होगी, ओपन एआई जब शुरू हुआ था तो ओपन सोर्स एआई, इसलिए ओपन एआई 2018 में उन्होंने वो चेंज किया, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, और प्रॉफिटेबल करके उसको चेंज किया। फिर एलॉन मस्क उससे निकल भी गए। ये भी उसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी। तो हाईली फंडेड कंपनीज में स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का अगर ये है तो छोटी सी चीज़ का भी इम्पैक्ट हो सकता है सब पे। तो उसमें ग्रुप्स होंगे, और उसी डायनामिक्स में ये जो एग्जिट है वो हुआ है। अभी मेरा एक सवाल है, आपने अभी ओपन सोर्स की बात की जी। तो आजकल जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ बहुत सारे ओपन सोर्स्ड हैं जी। और हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे चैट जीपीटी से अच्छे भी चैटबॉट्स आए हैं और जनरेटिव भी आए हैं, इमेज जनरेटिव भी आए हैं, जो बहुत लोगों को बहुत हद तक नहीं पता। बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स उसको एक्सेस हुआ है कोडिंग की वजह से वगैरह। तो मेरा सवाल ऐसा है कि इतने ओपन सोर्स और इतने माइंड्स जो एआई सारे मिल के एक सुपर ब्रेन कंप्यूटर तो हो ही रहा होगा ना। कांट यू मेक समथिंग विच इज़ अबो ह्यूमन कैपेबिलिटी? मतलब हम ने भले अपने न्यूरॉन से सीखा है वो सब करना, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो सुपर ब्रेन बोलते हैं, वैसा चीज़ जो कि सब कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कुछ बन नहीं सकता है क्या मशीन को खुद नहीं बना सकती? थियोरेटिकली ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बोलता हूँ जो मैंने देखा है वो मैं शेयर करता हूँ। पहले जो भी एआई आप देखते हैं, ओके, उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। बराबर है। ओके, ये बात शायद काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। बराबर। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कम एनर्जी पे चलता है, क्योंकि हम लोग जितना खाते हैं उसमें से थोड़ा ही एनर्जी ब्रेन को मिलता है। बराबर। जबकि जो ओपन एआई जैसी सिस्टम है या गूगल जैसी सिस्टम है, तो उनका एनर्जी कंजम्पशन इतना ज़्यादा होता है कि मैंने सुना है कि एक छोटा सा सिटी उनके एक दिन के पावर सप्लाई पे 1 साल चलेगा। ओके। तो इतना उनका जो है एनर्जी कंजम्पशन है। ओके। तो ह्यूमन ब्रेन से इसको कंपेयर करना मुश्किल होगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो इतने छोटे से इसमें कर रहा है, वो करने के लिए उसको इतनी सारी ब्रूट फोर्स लग रही है। एक चीज़ यह है। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप भी एआई की स्टडी करो और एआई खुद बनाने की कोशिश करो, वो एआई बने या ना बने, एक चीज जरूर होगी, आप अपना खुद का जो इंटेलिजेंस है उसका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करोगे। बराबर है। फिर आप सोचोगे कि अगर मुझे एआई को अगर ये करवाना है तो इतनी तकलीफ है,
लेकिन ये तो 5 साल का बच्चा भी आराम से कर रहा है। बराबर है, करेक्ट। या हमारे ऑफिस में जैसे कि जो ऑफिस असिस्टेंट्स हैं, करेक्ट, बड़े ही ज़्यादा, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट है। यही चीज़ एआई को करवाने में हमको पता नहीं कितनी ट्रेनिंग करवानी पड़ रही है, फिर गार्ड रेल्स डालो, ये सब करो। तो मतलब एआई को ह्यूमन बीइंग को ओवरटेक करना, और वो ओवरटेक हर चीज़ में करना चाहिए ना। कोई कोई चीज़ में तो ऑलरेडी ओवरटेक। बराबर। एआई क्यों? मुझे आप एक बात बताइए, व्हाट इज कैलकुलेटर? करेक्ट। क्या कैलकुलेटर ह्यूमन बीइंग को ओवरटेक नहीं किया उसने? तो आप 3 डिजिट का भी कैलकुलेशन होगा, आप नहीं कर पाओगे। 122/197 बताइए, बराबर। कैलकुलेटर तो वही। तो कभी हमने ऐसा सोचा कि कैलकुलेटर अपने को ओवरटेक कर लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैपेबिलिटी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी। करेक्ट, कंप्यूटिंग की थी ना, मैं वही बोल रहा हूँ। वो अलग जवाब नहीं दे रहा था हर बार, या वो एनालिटिक जवाब भी नहीं दे रहा था जो आज चैट जीपीटी दे रहा है। उससे ही डर लग रहा है ना। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बोलूँ, मैं मेरे बारे में बताऊँ और एक पोएम लिखने बोलूँ और वो पोएम लिख दे, विच इज़ एन बहुत ही डरावनी चीज़ लगती है हमें। तो वो डरावनी चीज़ इसलिए लगती है कि वो थोड़ा सा मैजिकल है, ये समझ में नहीं आता है कि इसने कैसे किया, तो इसलिए वो डरावनी लग रही है। जैसे भी पहले भी आप सोचिए, जैसे एक्लिप्स है, तो डरते थे उससे सब। क्यों डरते थे? मालूम नहीं था, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कैसा क्या क्यों हो रहा है। जो सन है, जो इतना पावरफुल हम लोग मानते हैं, वो सडनली, इसलिए तो हमको तो अब पता है ना क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे। इतना कुछ खास नहीं है, कोई वो प्लेनेट अर्थ आ जाती है, मून आ जाता है बीच में, तो इसलिए हम लोग नहीं डरते उससे। बराबर। तो वैसे ही ये कैसे कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए डर रहे हैं। बराबर। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, अगर तो वो वही ऐसी ही चीज़ है जो किसी इंजीनियर ने बनाई है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बनाया, वो कई साल से बन रहा है। तो अगर आपको उसके पीछे के वर्किंग प्रिंसिपल्स पता है, तो आप इतना नहीं डरोगे जितना अनसर्टनिटी या अननोन में बहुत सारा डर छुपा हुआ है। एक अभी नहीं, 1998 में मूवी आई थी मैट्रिक्स, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि मशीन इज टेकिंग ओवर एंटायर वर्ल्ड। एंड आपने जो एनर्जी की बात की थी, उन्होंने ह्यूमन बीइंग से ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट की थी। तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली मशीन्स अगर इंटेलिजेंट हो गए और अपने जैसे मूवमेंट सीख गए, तो वो तो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम जब रॉबोट या जो अपने लिए असिस्टेंट सोचते हैं, जब हम जो ह्यूमन रॉबोट है, ह्यूमनॉइड जो बोल रहे हैं, वो हम हाथ पैर और शक्ल हमारे जैसे ही सोचते हुए उनमें इंटेलिजेंसी, वही ब्रेन भी वही फिक्स कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे 6 और 5-6 हाथ हो सकते थे। मतलब वी आर नॉट मेकिंग समथिंग जो कि भाग सकता है, मे बी लाइक हॉर्स, और चील जैसे फ्लाई भी कर सकता है, एंड दैट कैन बी अवर पेट ऑल्सो, बेबी रॉबोट। तो हम अभी भी ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं। सो विथ मशीन्स दे माइट गो मोर अहेड। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मशीन्स होंगे, जैसे आपने मैट्रिक्स में देखा होगा, तो दे डिड नॉट हैव, मतलब मैं तो इसे रिस्ट्रिक्शन बोलूँगा हाथ का या पैर का, हम चीता जितना फास्ट तो नहीं भाग सकते, लेकिन दैट मशीन्स कुड फ्लाई। सो दे डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ विद द बॉडी पार्ट्स एंड एवरीथिंग। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि मशीन जब खुद को बनाएंगे तो और भी अच्छी तरह बना सकते हैं वो। मशीन को ना मैं बोलता हूँ उसको ऑगमेंटेशन। ओके। कि ह्यूमन बीइंग्स, पहले तो आप सोचिए कि वो सब दुनिया पे डोमिनेट क्यों कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, 50,000 साल पीछे जाइए। बराबर। वो अफ्रीका में ह्यूमन बीइंग्स और ज़्यादा जगह पे नहीं है, थोड़ा अफ्रीका में ही है। तब अगर वो टाइम में एक ऐसा कंपटीशन होता कि प्रॉमिसिंग स्पीसीज क्या है, प्रॉमिसिंग जाति को प्रजाति कौन सी है, तो क्या ह्यूमन बीइंग का कोई नाम लेता? नहीं लेता। तब आप देखिए सब ये कार्निवोर्स या हर्बिवोरस या कार्निवोरस, हर्बिवोरस तो बहुत, एलिफेंट का ये आता, एलिफेंट, हिप्पो का भी आ सकता है। बराबर। हिप्पो इतना खतरनाक जानवर है, वो इतना बड़ा होके वो बाइट भी उसका फेरोशियस है, 35 किलोमीटर पर आवर के इसे वो दौड़ सकता है। तो ये सब का नाम वो टॉप 5 टॉप 10 में होता है, ह्यूमन बीइंग को कोई नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद आज ह्यूमन बीइंग पूरी दुनिया में ऐसा कोई और एनिमल नहीं है, वो छोड़ के, जिनको ह्यूमन बीइंग ही पालते हैं, वो छोड़ के ऐसा कोई एनिमल सारे कॉन्टिनेंट पे आपको नहीं मिलेगा। और जो आज मैमल्स हैं, वो मैमल का 95 या 97% बायोमास, मतलब सबका वेट, वो ह्यूमन बीइंग्स प्लस उनका कैटल, बराबर, यही है। तो ये हमारा नेचर ऑफ डोमिनेंस है। अभी अच्छी बात है कि बुरी है, वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट है। तो ये कैसे हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स ने जो अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपने उनकी जो शक्तियाँ थी उसको जो ऑगमेंट किया, मतलब बढ़ाया उसको, बराबर, अलग अलग साधनों के
जरिए। जैसे बेसिक था ऑगमेंटेशन, ये था कि छोटे से टूल बनाए बराबर जो एनिमल्स नहीं यूज करते हैं कट करने के लिए, वहां से शुरुआत हुई। फिर ये टूल्स धीरे धीरे सॉफिस्टिकेटेड बनते गए, बराबर है ना। जैसे आप कार का आपने जो एग्जांपल दिया, उसके पहले व्हील्ड व्हीकल्स, चाक वाली ये है, तो ये एक ऑगमेंटेशन है। हम लोग नहीं दौड़ सकते तो चलो उससे दौड़ेंगे, बराबर। यही ऑगमेंटेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ी बड़ी मशीनें बनी। तो ये मशीन्स इसीलिए बड़ी है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि हमारा वो ऑगमेंटेशन है। फिर एक दिन ऐसे आया कि हमारे इंटेलिजेंस का ही ऑगमेंटेशन होना शुरू हुआ। कंप्यूटर, ये करेक्ट। तो पहले जो ऑगमेंट हुआ ये था मेमोरी, क्योंकि हमारी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, उसके कमजोर वैसे नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा बुक तो नहीं याद रख सकते। तो फिर वो मेमोरी आ गई कंप्यूटर में और कंप्यूटेशन आ गया, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की। अब ये जो आप जो बोल रहे हो वो इसके बाद ये स्टेप आती है कि कंप्यूटर्स तब तक सिर्फ रूल बेस्ड ही काम कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से ही काम कर रहे थे। और जब ये हुआ कि वो गेसवर्क भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। ह्यूमन बीइंग्स का इंटेलिजेंस एक्चुअली किस चीज में, आप ये सोचिए, गट वर्क भी बोलते हैं, जो गट फीलिंग जो आता है, बराबर। गेस वर्क में हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। कैसे? जैसे मैं आप सुबह आपके घर से निकल के ये सारा ये करके यहाँ पे आए, आपको कैसे पता चले कितना टाइम आपको लगेगा? आप गूगल मैप को बाजू में रखिए, वो तो खैर पिछले 8-10 साल से ही है, उसके पहले तो आप कई बार गए होंगे। तो कैसे आपने ये सोचा कि कितने टाइम में पहुंचेंगे? एनालिसिस किया कि ऑफिस जाने के लिए इतना टाइम लगता है, सुबह का टाइम, आज छुट्टी भी है तो शायद ट्रैफिक कम मिले, तो उस हिसाब से हमने गेस किया। तो इसका कोई रूल नहीं है, करेक्ट है, इसको प्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता। आपने बहुत सारी चीजें कंसिडर की कि आज छुट्टी का दिन है तो नॉर्मल वेडनेसडे नहीं है, आज करेक्ट अलग वेडनेसडे है, ये सब सोचा। तो वी आर वेरी वेरी गुड एट गेसिंग थिंग्स, और उस तरह से ही हम लोग सर्वाइव करते हैं। सिंपल, एक रोड को भी क्रॉस करना है तो भी आपको सब सोच के ही, बराबर है, रोबो नहीं क्रॉस कर पाएगा बराबर रोड आज की तारीख में। खैर आगे कर सकते हैं। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है। तो एआई ये ऑगमेंटेशन है। कंप्यूटर वो कंप्यूटिंग वाला ऑगमेंटेशन था, एआई ये ऑगमेंटेशन है कि मशीन में हम लोग गेसिंग को कैसे डालेंगे, बराबर है। लेकिन है तो हमारा ऑगमेंटेशन ही। ह्यूमन बीइंग बनने के लिए सिर्फ कंप्यूटिंग या गेसिंग इनफ नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर मच मोर देन दैट। वो बनने की मशीन में आज तारीख में कोई वो असर नहीं दिख रहा है। ये बात तो सही है देवेश सर आपकी, लेकिन एक बात फिर भी आप ध्यान में लेंगे आप ही की स्टोरी से, तो ह्यूमन बीइंग और बाकी सारे जानवरों में डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर सिर्फ इंटेलिजेंस ही थी, जो हम अभी आर्टिफिशियली डाल रहे हैं मशीन्स में, और जो दिन भर दिन अपडेट होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि पिछले 50,000 साल पहले बाकी स्पीशीज़, मैं तो आप तो कह रहे हैं कि हिप्पोपोटामस या ये, मैं तो कहता हूँ कि एक छोटा सा जो खरगोश है उससे भी हम कम कॉम्पिटेंट थे। क्योंकि शेर, अगर एक हिरन होता और आदमी हो तो आदमी कितना भागेगा, शेर देख के हंसता अपने को कि भाई क्या है तू भाग, देखते हैं कितना। आज के भी तारीख में एक आदमी को आप जंगल में खड़ा कर लो तो एक रात शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जितना कि खरगोश से लेके, हिरन से लेके चूहा भी कर लेगा, अपनी पूरी लाइफ टाइम निकाल सकता है। लेकिन आदमी अगर नंगा करके दिया तो वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता जंगल में। तो भी हमने सिर्फ इंटेलिजेंस के बलबूते पे पूरे अर्थ पे रूल कर रहे हैं। तो जब यही हम पावर मशीन्स को देंगे, उसी का डर है हमें। तो उससे कैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एट लास्ट ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी कलेक्टिव है। जैसे कि चेस से अभी शायद कोई भी बंदा, मैं ग्रैंड मास्टर भी जीत नहीं सकता, कंप्यूटर से नहीं जीत सकता, प्रैक्टिस के लिए खेलते हैं, करेक्ट, अभी जीत नहीं सकता क्योंकि इतने मूव्स उसने सीख लिए हैं कि यू कैन नॉट विन। सो एक दिन तो आएगा कि आप जीत नहीं पाओगे मशीन से। आज भले रोड क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन कार तो आज चला रहे, तो उसको स्पीड और इसका अंदाज़ा तो आ ही गया मशीन्स को। तो ये तो एक दिन आ ही सकता है। आपका क्या? हाँ, तो इसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ये जो आप कंसेप्ट बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। कि जब मशीन का इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग के बराबर या ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंगुलैरिटी आ ही नहीं सकती है या मशीन कभी बढ़ ही नहीं सकते। ये तो मतलब मैं कॉम्पिटेंट भी नहीं हूँ बोलने के लिए, बराबर, कि क्योंकि ये तो वैसे भी फ्यूचर की बात है, बराबर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने देखा है कि जो भी एआई अब इतने सालों से मैं देख रहा हूँ अब तक, उसको कंसिडर करते हुए
मुझे ये पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रही है। बराबर। हमको इस चीज से नहीं डरना चाहिए आज। हाँ बराबर, जैसे कंप्यूटर से भी नहीं डरना चाहिए था। हाँ, लोग तो तब भी डर रहे थे कि जॉब्स चले जाएंगे। हाँ, तो आपका जॉब्स के बारे में क्या बोलना है कि एआई जॉब्स लेके जाएंगे? तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग है। हाँ। कि जैसे कि उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, बराबर, हमारी सोसाइटी पे क्या है, अर्थव्यवस्था पे क्या ये हो रहा है, ये ज्यादा सोचने वाली बात है। मशीन ह्यूमन को डोमिनेट करेंगे, ये ज्यादा ये सवाल आज की तारीख में मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, जॉब के बारे में सोचना जरूरी है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में सोचना जरूरी है। तो जॉब शायद हम लोग डिस्कस पहले करें, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे भी लगता है। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग ये सोचते हैं कि एआई ही नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। बराबर है। तो जो पहली स्टेप ये होती है कि नया जब टेक्नोलॉजी आते हैं, अभी हम लोग ने कितनी सारी टेक्नोलॉजी देखी, इंटरनेट देखा, करेक्ट। उसके पहले कंप्यूटर, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो कंप्यूटर नए थे, बराबर। इंटरनेट आया, मोबाइल फोन आया, करेक्ट है। और अभी आपने और भी कुछ चीजें देखी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह वगैरह, अभी एआई की बात कर रहे हैं, या गूगल ग्लासेस आ गए, मेटा, वीआर, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो आपने अब क्लियरली आप देखिए, आपको 3 स्टेप दिखेंगे। जो स्टेप 1 है उसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म रहता है, नया टेक्नोलॉजी है, फियर भी होता है, हाइप भी होती है, एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो इस स्टेज में इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कम होता है, बात ज़्यादा होती है। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कब होता है कि जब जो सारी कंपनियां हैं वो इसके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करती है। जैसे कि अभी, जैसे आप सोचिए कि ये जो जनरेटिव एआई है, तो सारे कंपनी में कुछ ना कुछ नया डिपार्टमेंट, नया टीम अभी ये हायर कर रहे हैं। बराबर है। अब मैं कई सारे कॉलेजेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि कॉलेजेस में ये डिमांड आ रही है कि हमको, लेकिन थोड़ी सी डिमांड है, बराबर, उसे थोड़े से ही लोग लेंगे जो इस चीज़ पे काम करेंगे। तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, और होगा तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। जॉब पे इम्पैक्ट कोई नहीं है इस स्टेज में, अच्छा ही इम्पैक्ट अगर होगा तो। बराबर। दूसरी स्टेज जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होती है प्रोडक्टिविटी फेज। कोई भी टेक्नोलॉजी तभी सर्वाइव करती है जब वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है, करेक्ट, किसी ना किसी तरीके से। बराबर है। आपने देखा होगा कंप्यूटर, करेक्ट, वो तो सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी पे कितना उसका इम्पैक्ट है। तो वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, या उनको ज़्यादा टर्नओवर बढ़ता है, उनके लिए बेटर होता है। करेक्ट। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा और वो यूज़ करते जाते हैं। ये प्रोडक्टिविटी वाला साइकिल है स्टेप 2 का, जो टिपिकली 2-3 साल के बाद शुरू होता है, पहली फेज खत्म होने के बाद, और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इस फेज में हमेशा जॉब पे इम्पैक्ट होता है। ये आज की बात नहीं है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कभी ना कभी, जैसे जो काम आज कार कर रही है वो काम ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हो। कोई भी टेक्नोलॉजी को, प्रिंटिंग प्रेस ले लीजिए, ये सब टेक्नोलॉजी जब आती, प्रोडक्टिविटी लाती है, उससे जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो होती है, जॉब पे इम्पैक्ट होता है। ये फेज है, सेकंड फेज है। इस के बारे में अब सारी ही टेक्नोलॉजी से होता है कि तो एआई से इतना डर क्यों? बराबर। तो वो इस रीजन से जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि अब तक जो सारे जॉब ये हो रहे थे वो ज़्यादा करके फिजिकल डोमेन में थे। बराबर है। कंप्यूटर में जब आए तो थोड़ा सा मेंटल भी ये हुआ, जैसे कि कंप्यूटर जब पहले लगे 90s में, तो कई सारे लोग जो अकाउंटिंग कर रहे थे या ऐसी चीजें कर रहे थे, उनके जॉब कम हो गए, क्योंकि अब कंप्यूटर में इतने ज्यादा लोगों की जरूरत तो है नहीं। बराबर है। बही खाता जो लिखते थे वो एब्सोल्यूट हो गए। आज भी लिखा जाता है, टैली में लिखते हैं किसी और में, लेकिन 10 लोग लिख रहे तो आज एक भी काफी है। तो जॉब पे तो इम्पैक्ट हो ही जाता है ये इसमें, और वो प्रोडक्टिविटी का एम वही है, करेक्ट, कि वो होना चाहिए, कम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो एआई के बारे में ज़्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि एआई कॉग्निटिव भी काम कर रहा है। बराबर। तो अब तक ज़्यादा लोग सोचते ही थे कि हाँ, जो लोग थोड़ा सा मैनुअल काम करते हैं उनके जॉब चले जाएंगे। तो अब ये डर रहे कि शायद मेरा भी जॉब चला जाएगा, क्योंकि ये तो अब देखिए राइटर्स हैं, वही है ना, तो मतलब इंटेलेक्चुअल। आप कॉग्निटिव को और ढंग से समझाएंगे तो मैं जो समझ रहा हूँ कि आर्टिस्ट, राइटर्स या फिर इवन इंटीरियर डिजाइनर्स, इन सब के भी जॉब खतरे में है ये ऐसे? हाँ या ना, मतलब मैं समझाता हूँ कैसे।
कि कॉग्निटिव को थोड़ा सा ये देखते हैं कि कॉग्निटिव सारे ही काम कॉग्निटिव हैं, बराबर, लोअर कॉग्निटिव हायर कॉग्निटिव बोल सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो जो लोअर कॉग्निटिव जॉब्स है मतलब जो ज़्यादा करके रिपीटेटिव है थोड़ी, बराबर, जैसे कि डेटा एंट्री, बराबर, सिंपल एग्जांपल इज डेटा एंट्री, करेक्ट, जो कि जिसमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत तो है और तो ब्रेन को काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम आप एक बार सीख गए तो फिर रोज उसमें ब्रेन को कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लोअर कॉग्निटिव काम आते हैं आपको। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल है जो मैंने खुद देखा है और मुझे काफ़ी वो ये लगा। तो मतलब यूएस की मैं वो कर रहा था बिजनेस की वजह से, तो न्यूयॉर्क में जो एयरपोर्ट है वहाँ जाने के लिए एक एयर ट्रेन चलती है वहाँ पे, जो अपनी मेट्रो जैसी है, करेक्ट, तो वो ऑटो ट्रेन है, उसमें वो नहीं है, वो चालक नहीं है, उसमें ड्राइवर नहीं, हाँ खुद ही चलती है, सेल्फ ड्रिवन, हाँ सेल्फ ड्रिवन है। अब तो जिस दिन मैं गया उस दिन में वो ट्रेन एक पर्टिकुलर स्टेशन पे नहीं रुक रही थी क्योंकि वो कुछ मेंटेनेंस चल रहा था। मुझे लगा उसने खुद से सोचा आज नहीं रुकते नहीं ये तो फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो हो जाए। तो वो उस स्टेशन पे, अब उसमें तो एआई थोड़ी है कुछ, तो मैकेनिकली इम्प्लीमेंटेड है, तो वो नहीं रुक रही थी उस दिन। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ी, कई सारे ह्यूमन बींग्स आ गए स्टेशन पे, वो सबको उतरवाया कि आज JFK नहीं जाएगी ये ट्रेन, आप यहाँ उतरो, यहाँ से पूरा कुछ दूसरा कुछ इंतजाम था उनका, बसेस थे, ऐसा कुछ था। तो मतलब जहाँ पे वो मैकेनिकल उससे हट गया, हायर कॉग्निटिव काम शुरू हो गया, अब आपको ह्यूमन बींग की जरूरत है। तो ये जो हायर कॉग्निटिव काम है ना, तो ये काम आज की तारीख में एआई करने की पॉसिबिलिटी नहीं है आज की तारीख में। करेक्ट करेक्ट, फ्यूचर के बारे में तो कोई नहीं बोल सकता है, मैंने देखा है कि नहीं होता है। हम लोग ने इतना काम किया, मैं आपको बोलता हूँ कि अब देखिए इनवॉइस से रीड कीजिए और टैली में एंटर कीजिए, एक सिंपल काम है, करेक्ट, जो सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके यहाँ पे करते हैं। इसको ऑटोमेट किया जा सकता है एक एआई की मदद से। तो हम लोग इनवॉइस से रीड कर सकते हैं और उसको एंटर भी कर सकते हैं, सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कर नहीं रहे हैं आदमी कर नहीं रहे हैं। उसका रीज़न बोलता हूँ क्यों, क्योंकि अगर सपोज वो इनवॉइस 1000 का था और वो गलती से अगर 10,000 का हुआ, थोड़ा सा एआई से तो एआई मिस्टेक कर ही सकता है, ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है, बराबर है, तो एआई तो कर ही सकता है मिस्टेक। ऐसा हुआ तो पकड़ेंगे किसको, बराबर तो ब्लेम किसको। प्रॉब्लम ये है सेल्फ ड्राइविंग कार क्यों इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है आज की तारीख में। बाकी रीजंस भी हैं, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो पकड़ेंगे, तो जेल में किसको डालेंगे। क्या उसको जिसने वो डिज़ाइन किया, जिसने सॉफ्टवेयर लिखा, उसको पकड़ के लाएंगे, वो मुझे क्या पता। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ वन ऑफ द रीजंस, बट हर चीज़ में आपको ये दिखेगा कि लोअर कॉग्निटिव काम, मतलब वो इनवॉइस से रीड करने का काम हो रहा है, डालने का भी काम कर रहा है, लेकिन चेक करने के लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत है। बराबर है। डेटा एंट्री हो सकती है, रिटर्न्स भी प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन टैक्स प्लानिंग नहीं हो सकती है। बराबर। टैक्स प्लानिंग सजेस्ट कर सकता है, लेकिन कर नहीं सकता है उसमें फिर भी। और फिर जैसे अपने आर्टिस्ट की बात की, तो आर्टिस्ट में भी 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है। एक है जो ऐसा कुछ लिख रहे हैं या ऐसा कुछ पेंटिंग या बना रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा दाया बाया नहीं है, मतलब वहाँ पे एक्सेलेंस की ज़रूरत नहीं है। बराबर। जैसे किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कोई फॉर से अ सोशल मीडिया पोस्ट, तो वो डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कलात्मक होने की ज़रूरत नहीं। बराबर है, मैटर ऑफ फैक्ट है, वो तो चल जाएगा, वो ऑटोमेट हो जाएगा, ये जॉब चले जाएगी। लेकिन जहाँ पे रीडेबल चीज़ लिखनी है या सबके बारे में सोच के लिखना है, बराबर है, या जैसे आप ये अभी ये आपका जो सीरीज है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सीरीज की आप, तो ये सब जो है ना कि क्या लोगों के लिए आज इम्पोर्टेंट है, किस गेस्ट को, ये सारा जो काम है, ये जॉब तो नहीं जा सकता है। बराबर। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ एआई ताकि आपकी जॉब्स बची रहे, मतलब एटलीस्ट क्या हो रहा है दुनिया में ये तो आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा। तो मैं वो थर्ड फेज की तरफ आता हुआ, तो थर्ड फेज जो जैसे इंटरनेट या इसका अब चल रहा है, वो फेज क्या होता है। अब देखिए 90s में सब लोगों के जॉब चले गए थे, काफी लोगों के। ये सोचिए कि उनके बच्चे लोग आज क्या कर रहे होंगे, क्या काम कर रहे होंगे, वो यही कंप्यूटर वापस आईटी में ही कर रहे होंगे, आ गया, ठीक है। बराबर।
तो मतलब ये वो थर्ड फेज है जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी तब प्रोडक्टिविटी की वजह से यूज हो रही थी वो नए प्रोडक्ट बनाती है, बराबर, जिसका खुद एक इकोनॉमी बन जाता है। बराबर, तो कई सारे लोग फिर वो इकोनॉमी में काम करते हैं। बराबर, जैसे अगर राइटर है वो अगर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी क्रिएटिव राइटर, वो तो खैर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो आज जैसे कि कंटेंट जनरेटर्स है बराबर, तो वो है तो क्रिएटिव, हाँ, बट उतना भी क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं होती। उनके जॉब चले नहीं जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। कैसे कि प्रॉम्प्ट तो लिखना ही है उनको, बराबर है, कि क्या लिखना है वो तो बोलना है, बराबर। तो आपको फिर एआई सीखना पड़ेगा, आप छोटे में बोल रहे हैं। तो यू कैन से कि पीपल हु नो हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट विद एआई वुड सर्वाइव, और जो उसे इग्नोर कर रहे हैं वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात है कि आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते नई टेक्नोलॉजी की। अगर किसी ने बोला होगा ये कंप्यूटर, ये क्या कंप्यूटर, ये तो थोड़ी चलेगा ऐसा, तो वो तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। आपको सीखना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और अपने स्किल्स को शिफ्ट करना चाहिए कि मैं कंटिन्यूस लर्निंग ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने भी आर्किटेक्चर किया था तब हम हाथ से ही ड्राइंग करते थे। मैंने प्रैक्टिस भी किया हाथ से ही ड्राफ्टिंग बोर्ड पे, जो कि आज किसी भी ऑफिस में नहीं है। और आप अगर बोलते कि मैं आज भी वही करना, तो वो और कई है फ्रेंड्स जो आज भी गाली देते हैं कि क्या ये इसमें मज़ा नहीं आता, हाथ से मेरा लेटरिंग बहुत अच्छा था मेरा, तो यू कीप ऑन क्रिबिंग ऑन दैट। वो अच्छी पॉलिसी नहीं है कि आप ओल्ड डेज को याद करते कि वही अच्छा था। वो ठीक है, मतलब इस नॉस्टैल्जिया तो सबको है, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है। प्रैक्टिकली आपको लर्निंग ये एक ही ऑप्शन है। आप अभी जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एआई को एग्जैक्टली कौन से जॉब्स रहेंगे या कैसे फ्यूचरिस्टिक जॉब्स आएंगे एआई के वजह से, और एक्चुअली लोगों ने क्या सीखना चाहिए, कैसे ट्रेंड में रहें। देखिए, एआई मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, एक बोलते हैं परवेजिव टेक्नोलॉजी। ओके, परवेजिव, जैसे कि आईटी इज़ अ परवेजिव टेक्नोलॉजी। वो क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी देर के बाद आप उसको वो नहीं बोलते हो, वो हर चीज़ में आ जाता है। जैसे आप कंप्यूटर ऐसा नहीं बोलोगे कि आप नहीं बोलेंगे कि मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ या मैं हमारी कंपनी में आप कंप्यूटर ला रहे हैं, ऐसा तो आप शायद ही कोई बोलेगा, क्योंकि आईटी तो हर चीज़ में ही है ना। कंप्यूटर तो आपका कार हो, आपका मोबाइल फ़ोन तो खुद एक कंप्यूटर है। तो वैसे ही ये परवेजिव टेक्नोलॉजी हर चीज़ में चला जाएगा। आपका जो भी काम हो, आप आर्किटेक्ट हैं तो उसमें आ जाएगा। आप अगर जैसे कि इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं या मेडिसिन में काम कर रहे हैं, तो कॉमर्स में है, बैंकिंग में, हर चीज़ में जैसे कंप्यूटर है एआई भी आ जाएगा। बराबर है, क्योंकि आप आजकल जितने भी एडवर्टाइज देखते हो, राइट फ्रॉम आप प्रेशर कुकर से लेके मोबाइल से लेके जो भी आप कार के एड्स देखते हो, वो पहले ही दे रहे हैं एआई जनरेटेड और एआई एडेड। जैसे अभी सैमसंग का नया मॉडल आया तो उसमें भी दिया हुआ है एआई एडेड, इनहैंस्ड। तो ऐसे तो हर कोई एआई को यूज़ कर ही रहा है। अब जैसे इसमें मैं बोलूँगा थोड़ा सा हाइप है। हाँ। कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ में होगा। हाँ। लेकिन आ जाएगा। बराबर। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी, जैसे ये जो है ना कि जो वुका वर्ल्ड जिसको बोलते हैं ना, वोलेटाइल, अनसर्टन, ये सब जला है कि अमेरिकन मिलिट्री का ये है। तो उनको क्या वो सर्वाइवल गाइड क्या होता है कि बी पैरानॉइड, मतलब आपको थोड़ा सा हमेशा ये रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। बराबर। आपको रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि कुछ मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता है, राइट। फिर आपको यह है कि एंटिसिपेट करना है, बराबर, कि यू डोंट वेट तब तक कि जब तक एक्चुअली ना हो जाए, बराबर, पहले ही आपको एंटिसिपेट करना है कि ये हो जाएगा। तो अब हर फील्ड का तो मुझे शायद पता नहीं होगा, आप आर्किटेक्ट है, आपको ही वो बेटर पता होगा कि आपके फील्ड में क्या क्या आ सकता है। न्यूज़ और सारे तो अवेलेबल है, आज कोई इन्फॉर्मेशन की कमी तो है नहीं। जैसे आप अपने वीडियो से ही इतना ये जैसे कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वैसे कई सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो आपके फील्ड के बारे में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आपको एंटिसिपेट करने हैं, वो देख के। थर्ड स्टेप इज कि उसके लिए प्रिपेयर करना है। वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे अवेलेबल है, बराबर है। यूट्यूब इटसेल्फ इज अ बिग, है ना, कितना सारा उस पर ट्रेजर हाउस है हर चीज़ का, प्रैक्टिकली करने के लिए सब, एवरीथिंग इज ओपन सोर्स एंड फ्री। चैट जीपीटी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं, बराबर है, वो चलाने में, आपको तो फ्री है, बराबर है, तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज़ की, मतलब प्रिपेयर्ड रहना है Correct. उसके सब करके। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस में बोलूँगा कि बी पैरानाइड, बी एंटिसिपेट चेंज ओके, एंड प्रिपेयर बाय लर्निंग। बराबर। तो बी रेस्टलेस इन बी शॉर्ट। रेस्टलेस। हाँ, अब ऐसा सेटिस्फाइड ओके कि अब मैंने तो चलो अपना काम कर लिया, ये तो शायद नहीं चलेगा। अर्बन साइड में हमें बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वी आर वेरी अवेयर, बट टूवर्ड्स से बी टाउन और विलेजेस जो इंडिया में मैक्सिमम मतलब पॉपुलेशन रहती है, या वहाँ के जॉब्स भी अभी भी मैकेनिकल है, यानी कि हार्ड वर्किंग है, तो उनको एआई कैसे मदद कर सकता है, या वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे? मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वही होगा। ओके। हाँ, जैसे आप देखिए मोबाइल फ़ोन ने किसकी लाइफ ज़्यादा चेंज की, अर्बन या रूरल? बराबर। रूरल में। क्यों? क्योंकि अर्बन में तो टेलीफोन थे पहले, बराबर है। रूरल में तो टेलीफोन, अब जैसे मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, पहले मेरा बचपन वहाँ गया है। करेक्ट। तो मैं 10वीं तक वहाँ पढ़ा, तब तक वहाँ पे हमारे घर में टेलीफोन नहीं थी। करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे वो उतना वही नहीं था, ज़रूरत भी जो नहीं। लाइन्स ये सब हाँ, नहीं हाँ, थे तभी। हाँ। तो जैसे मोबाइल फ़ोन आया, हर गांव में आपका भी प्रोग्राम सब हर जगह देख ही रहे होंगे लोग। तो यही चीज़ हो सकती है। मैं बोलता हूँ आपको, 1-2 चीज़ ही बोलता हूँ कैसे फिर आप मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं। एक, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। ओके। क्योंकि इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, और जबकि जो शहर है वहाँ पे लोग कॉमन लैंग्वेज बोल ही लेते हैं, जैसे कि हिंदी हो या इंग्लिश हो या ऐसा। लेकिन जो गांव है वहाँ पे तो नेटिव लैंग्वेज ही यूज़ होती है। अब जो ज्ञान भंडार है, नॉलेज है, वो सारे लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो ये जनरेटिव एआई का एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये सारा नॉलेज उनके लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगा। करेक्ट। जैसे हम लोग ने एक सिंपल एक प्रोजेक्ट हमारी चल रही है एक कॉलेज में, कि कॉलेजेस को जो नोटिफिकेशन आते हैं वो मराठी में आते हैं या इंग्लिश में आते हैं। अब मराठी में आते तो नॉन मराठी समझ में नहीं आते, इंग्लिश में आते। तो उन्होंने एक इस तरह का मॉडल बनाया कि जो ये गवर्नमेंट की इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है ना, या मराठी थोड़ी अलग होती है, वो बहुत डिफिकल्ट या लीगल, हाँ, थोड़े से अलग टाइप से। तो उसको वो इजीली ट्रांसलेट करे दोनों, मतलब मराठी से इंग्लिश। तो अब मराठी में तो खैर उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग तो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन जो छोटे लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्टर्न, ये सारे हैं जो जिसको स्मॉल कॉर्पस लैंग्वेज बोलते हैं, सब चीज़ को, कि उनका टोटल लिटरेचर या ये ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें ये सब चीज़ का बहुत यूज़ होगा। लैंग्वेज इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि फिर उसको मोबाइल पे ही ऐसी चीज़ आ जाए, कहीं भी जाए, अगर वो कोई चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ है या किसी और लैंग्वेज में, तो उसको मोबाइल पे ही आ जाएगा कि क्या है। करेक्ट है। तो काफ़ी हद तक अब भी है ये, लेकिन ये और ज़्यादा। तो लैंग्वेज एक चीज़ है। दूसरा है कि एजुकेशन। ओके। जो छोटे छोटे इसमें जो एजुकेशन है, वहाँ पे बहुत समस्या ये है कि टीचर अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है। बराबर। मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं बचपन से वहाँ पढ़ा हूँ। तो एआई एक बहुत अच्छा टीचर है। बराबर। अब टीचर का भी 2 रोल है। एक है कि एज अ मोटिवेटर, गाइड एंड मेंटर एंड ऑल दैट, वो तो खैर एआई नहीं कर सकता है, वो तो किसी ह्यूमन बीइंग को ही होना पड़ेगा। लेकिन बाकी का जो चीज़ है कि उसको चीज़ें समझाना जो वो समझे, पर्सनलाइज बोलते हैं ना इसको, ट्यूटरिंग। आज अपने इसमें कैसा है कि टेक्स्ट बुक जो है सारे राज्य के लिए एक ही है। बराबर है। तो उसमें शहर के जो एडवांस्ड फैमिली के जो लोग हैं वो भी हैं, और गांव के बच्चे भी हैं, उनको हम लोग सेम इसमें तो नहीं देख सकते। तो ये सारी समस्याएं उनको आती है। तो इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि पर्सनलाइज उसका मतलब कोई भी अगर साइंस की कंसेप्ट है, हम एआई को बोल सकते हैं कि वो अगर किसी गांव से, जैसे कि किसी से विदर्भ की गांव से आता है वो, तो वो आजू बाजू में जो चीजें देखता है, रेलेवेंट एग्जांपल से समझा सकते हैं वो, हाँ, उसमें डाल के उसको बोलो, तो उसके दिमाग में वो फिर तो ये सब मतलब ऐसे कई सारे आप चीजें सोच सकते हो। मैंने 1-2 का जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये बून है एआई, हमारे जैसे कंट्री के लिए। ओके। सो देवेश जी, आज तक हमने जितने भी इंटरव्यूज एआई पे देखे, सब डरा रहे थे कि एआई आया जैसे कोई भूत आया या कुछ आया। आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव लगा कि एआई आ रहा है, यानी कि इट्स ए बून, नॉट ए कर्स टू अस। सो थैंक यू फॉर एनलाइटिंग अस ऑन एआई, and best of luck for your ventures.
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कोई भी टेक्नोलॉजी के दोनों साइड होते हैं, अच्छी भी होती है और उसको बुरे के लिए, तो हम लोग को अच्छे पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। और स्पेशली हम लोग जो भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया के प्रोग्रेस के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे यहाँ मतलब हम भी सोचते हैं हमारे वेंचर में कि किस तरह से वो करें, सारे ही लोगों को मैं ये प्रार्थना करूँगा कि वो इस तरह से सोचें। थैंक यू।